नमस्कार, बोलती धरती में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो 88 साल के हो चुके हैं और उनकी याददाश्त आज भी हूबहू है 88 साल की उम्र में। और इन महाशय की कुछ खासियतें भी हैं, जैसे आप की पहचान एक अच्छे शिक्षाविद की रही है, साथ ही भजन गायकी। इनका एक बहुत ही फेमस भजन जो आपको आगे इंटरव्यू में सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको रूबरू कराते हैं श्री बनवारी लाल जी दादीच, कोलीडा गांव के हैं और शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक की नौकरी से आप रिटायर्ड हैं। फिलहाल आपकी उम्र 88 साल है। और तो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। 80 साल पार कर चुका हूँ। अच्छा, 6 अगस्त 1936। 6 अगस्त 1936। और आप की शुरुआती जो पढ़ाई है उसके बारे में कुछ बताइए। बात में हमारे अपने यहाँ सभी जगह स्कूलें नहीं थी। अपने कानोड़िया जी की तरफ से स्कूल था, उसमें मैं 6ठी क्लास तक पढ़ा था। और उस समय पढ़ाई जो है अमूमन गाँव में कहीं स्कूल थे ही नहीं। कानोड़िया जी और उधर रामगढ़ के सेठ लोग के द्वारा स्कूलें खोली गई थी। यहाँ फूलचंद जी नाम के अध्यापक थे और उनके पास मैं पढ़ा हूँ। और वो मेरे आज फूलचंद जी की फ़ोटो मैं 5 साल की उम्र में स्कूल की फ़ोटो और फूलचंद जी की फ़ोटो और सारा ऐसा खासा मुझे पूर्णतया सही रूप से याद है। बहुत अच्छा स्कूल था और आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे अपने स्कूल में। और अब तो वो स्कूल अभी बिल्डिंग है, वो जिस बिल्डिंग में हम पढ़ते थे वो। और उस समय पढ़ाई गांव में बहुत ही मतलब लड़के कम थे पढ़ने वाले, और मैट्रिक तो कोई था ही नहीं उसमें। मैट्रिक पास हम जो भर्ती हुए तो कमरे थे पट्टियों के कमरे। एक बड़ा कमरा, एक ही साइड कमरा, एक ही साइड कमरा, 3 कमरे थे। वो भी है तीनों। के बाद में वो जब स्कूल गवर्नमेंट की हुई तब एक इतना छान का इतना बड़ा मकान बनाया था जिसमें कम से कम 200 बच्चे बैठ सके। इतनी बड़ी छान गांव की तरफ से बनाई गई छान थी। और छान चली करीब 30 साल तक, 25 साल तक। हाँ, छान थी। उस छान में वो मिडिल स्कूल शुरू हो गया। फिर गांव के लोग स्कूल लिए और गांव से ही वो इंटें ली और फिर पैसों से बनाया। माली हालत उसमें गांव की अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मकान नहीं बना सकी। छान थी, छान में था इसको करके 7वीं 8वीं 50 के आसपास, 1950 के आसपास या संत जी आज 1950 के आसपास वो ठिकाना जी उसमें गवर्नमेंट तो वो राजस्थान राजाओं का राज, तो ठिकाना की तरफ से स्कूल हो गई। ठिकाने की तरफ से स्कूल हुई थी। वो कौन सी क्लास तक की थी? वो फिर वो उसमें तो जब टेक्नोर हुई तो 6ठी थी। बाद में 8वीं कर दी। शुरुआत सबसे में पहले 6ठी क्लास तक की। सबसे 8वीं पहले खुद नहीं खुली। उसके बाद में अपने गांव में आ गई। प्रधानाध्यापक थे नौरंग सिंह जी चौधरी, ये लक्ष्मण के पास गाँव है उनका। अच्छा। वो सबसे पहले हेडमास्टर बनकर वो आए थे यहाँ। अच्छा। अध्यापक उसमें आशु सिंह जी नाम देखता। आशु सिंह जी कुदन के। अच्छा। एक रिसवाल सिंह जी शेखावत अपने गांव के। अच्छा। एक सुखदेव सिंह जी नबीपुरा के। अच्छा। और एक हीरालाल जी फूसगढ़ी के। एक रामलाल जी थे, वो भी झूठू जिला के थे। देख रहे हैं कि गुरुजी की 88 साल की उम्र है और 1950 यानी अब से 75 साल पहले की बातें हूबहू बता रहे हैं कि उस समय अध्यापक कौन थे, किस गांव के थे। ये इनके याददाश्त का कमाल आप देख सकते हैं। पास आशु जी पास दोनों पास पढ़े हैं। एक चंद्र सिंह जी थे अपने चाखड़े, वो भी थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके पास पढ़े हैं हम। और उनका पढ़ाया था वो रिसवाल सिंह जी, चंद्र सिंह जी अपने घर पर हम बच्चों को रात को अपने घर से तेल, अच्छा, और लालटेन नहीं थी, चिमनी सास के रात को पढ़ाते थे हमको। ये हवेली है चंद्र सिंह जी। अच्छा, घर में वहाँ बुलवाते थे लड़कों को, रात को लड़कों पढ़े। कोयला में हम 7वीं में चले गए। कहाँ गए? लक्ष्मणगढ़।
लक्ष्मणगढ़ कौन सी स्कूल में? क्योंकि उसमें छठी था, 8वीं तो हाँ। बाद में बनाना। 8वीं हुई नहीं थी तब तक। लक्ष्मणगढ़ में रहने के लिए नहीं तो गए और खाएं क्या। हाँ हाँ। तो एक मंदिर के महंत जी थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया। वो बोले महंत बोले वो ब्राह्मण थे। तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैं साहब क्या करूँ, वापस गांव जा रहा हूँ। बोला बेटा तू यहाँ मंदिर में रह जा, तेरे को दोनों टाइम रोटी दे देंगे। तो टाइम से रोटी देते और महंत जी के पास मंदिर में रहा। तो ये वास्तविकता है। उस जमाने में जब पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी नहीं। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, गुरुजी 7वीं क्लास में जब लक्ष्मणगढ़ में एडमिशन लिया तो रहने, क्योंकि बता रहे हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पर रहने खाने की क्योंकि लक्ष्मणगढ़ आने जाने का साधन नहीं था। थोड़ा एक साल रहा 7वीं क्लास में। हाँ, फिर 8वीं में डुंडलोद आ गया। प्राइवेट स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल डुंडलोद में। डुंडलोद की सेट की थी, डुंडलोद के सेठों के स्कूल में उसमें हमने एडमिशन ले लिया। फिर वहीं भी यही हुआ, हॉस्टल रह गए हम। हॉस्टल में महीने वाला दिन बोला लाओ पैसे, अब क्या करें। तो मैं गया हेडमास्टर जी के पास, हेडमास्टर साहब मुझे टीसी दो। क्यों भैया? बोला हम पैसे दे नहीं सकते हॉस्टल के, और गांव से रोज आ नहीं सकता, अब दादिया स्कूल खुली है तो वहाँ जाऊँगा मैं। बोले यार, तो उसने हमारे क्लास टीचर थे, मेरा वो एक महीने का टेस्ट होते महीने से, वो टेस्ट का वो मंगाया। उस टेस्ट में मेरे सब में डिस्ट्रिक्शन मार्क्स नंबर सब विषय में। तो बोले बेटा तू यहीं रह जा, तेरे को 7 रुपया मैं मेरी पेंशन से, मेरी पेमेंट से दूंगा, और 7 रुपया सेठ से दिला दूंगा, 14-15 रुपये आते हैं। तो फिर वो उन्होंने बड़ी कृपा की, श्रीलाल जी नाम था उनके जी मिश्रा। अब मैं उनको बड़े आदर से याद करता हूँ। अगर वो मुझे वहाँ नहीं रखते, अपने पास से पैसे लेकर के, मेरी वो पढ़ाई अच्छी देख करके उन्होंने बोला लड़का पढ़ने वाला है भैया, तू गरीब है तो यहीं रह जा। फिर मैं 3 साल उनके यहाँ रहा, और उन्होंने 3 साल मुझे 7 रुपये बोला तू मेरे बच्चे को सुबह पढ़ा जाया करे। अच्छा। और उसके बदले तुझे 7 रुपये दूँगा, और 7 रुपया सेठ से दिलवा दी। 14 रुपये में मैं 3 साल हॉस्टल में रह गया। वहाँ से बोर्ड डुंडलोद हाई स्कूल से किया, हाई स्कूल से। उसमें उसको मैट्रिक बोलते थे। हाँ। और मैंने उनका रखा भी, मैट्रिक मेरे 3 विषय में डिस्ट्रिक्शन आया है। अच्छा। हिंदी, मैथ्स और साइंस, तीनों में डिस्ट्रिक्ट। उसमें फर्स्ट डिवीजन आना तो बड़ी मुश्किल बात थी। हाँ हाँ हाँ। बहुत, अब तो आजकल तो 100 नंबर लाते हैं, उसमें तो ज़्यादा 3rd सेकेंड डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट आना बड़ा मुश्किल है। मेरे 3 विषय में डिस्ट्रिक्ट है मैट्रिक में। अरे वो दिन मुझे याद हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ सोच के। वो गुरुजी नहीं होते थे, मेरी ज़िंदगी एक साधारण मजदूरी की होती। मैं कहाँ एडवांस था, कहाँ आप इंटरव्यू लेते मेरा। पोस्ट में पहले तो हमको परशुराम द्वारा जयपुर 1 महीने के कोर्स के लिए भेजा, ट्रेनिंग करवाई। 1 महीने ट्रेनिंग। हाँ। और उसके बाद में यहाँ शिकर भेज दिया उन्होंने लिख करके। तो शिकर वालों ने अपॉइंट कर दिया। दुगोली गांव है, दुगोली। हाँ, शिकर से दुगोली गांव है। दुगोली में रहे 4 साल। हाँ। उसके बाद BSCC ट्रेनिंग में नंबर आ गया। अच्छा। स्टाइपेंड पर। हाँ। तो चूरू हमने वहाँ से। चूरू। और चूरू ट्रेनिंग होने के बाद में बाद में हमको लगाया गया धोद। धोद। लेकिन धोद से फिर ट्रांसफ़र 1 महीने बाद ही ट्रांसफ़र आगे कोयला गाँव आ गया। अच्छा। फिर गाँव में रहा। बाद में 1957 में मतलब ट्रेनिंग करने वाला 58 में 28 जुलाई 58 को। जब आप कोलिडा स्कूल में आए तो तब क्या फुटबॉल की शुरुआत हो चुकी थी क्या कोलिडा स्कूल में? उससे पहले हम जब पढ़ते थे यहाँ, अच्छा, उस समय ही फुटबॉल खेला करते थे। प्राइवेट था ना, हाँ। उसमें फुटबॉल शुरू हो गया था। किसने किया था? फूलचंद जी नाम थे। फूलचंद जी कहाँ गए? वो टीचर थे, यहाँ हेडमास्टर भी थे। कानोडिया स्कूल में टीचर थे वो? कानोडिया टीचर के वो हेडमास्टर थे, वो असिस्टेंट थे। तो आपके हिसाब से 1950 के आसपास कोलिडा में फुटबॉल की शुरुआत हो गया सर। हाँ, तो वो हो गया। और मैं एक दिलचस्प घटना बताता हूँ। हाँ। फुटबॉल खेलते थे शाम का। हाँ। तो शाम का फुटबॉल स्कूल वाले और ये और इस फुटबॉल के मैदान में जो करके रास्ता गुजरता था। अच्छा। तो फुटबॉल खेल रहे थे सब। तो राजू
बेटा थे राजू, हाँ राजू वो वो फुटबॉल के पीछे भाग रहे थे, हाँ तो इतनी जोर से भागे कि सामने से एक सांड वो ऊँट अच्छा, अच्छा। ऊँट आया, हाँ। तो उन्होंने ऊँट के टक्कर लगाई, ऊँट ही गिर गया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी तो उसमें थे हमारे अपने गांव के। ये कौन से सन की घटना है? ये कोई 54 के और 50 के बीच की बात है, वो साथ आदमी राम जी राम जी। तो वो फुटबॉल के पीछे ऊँट- दौड़ रहे थे, हाँ, ऊँट की और टक्कर रास्ते लगा में दी। ऊँट आ गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ऊँट को टक्कर मार दी फुटबॉल सहित। तो इनका कहना है कि ऊँट भी ऊँट गिर गया, तो वो सांड गिर गई, वो नहीं गिरे। काफी रोचक बात है, फुटबॉल की ये अचंभे वाली बात है। अचंभे वाली बात है। तो जब हम उसमें खेल रहे थे, हम खुद मैदान उपस्थित थे, खेल आप रहे थे, उपस्थित थे, मैं खुद तो था। ये सत्य घटना है, आंखों देखी क्योंकि घटना, आंखों देखी घटना है। को नकारा नहीं जा सकता। तो ये आंखों देखी घटना है। पहले बता चुका हूँ कि गुरुजी की यादाश्त बड़ी तगड़ी है, और 88 साल में नाम सहित लोगों के बारे में बताना ये कम बात नहीं है। तो उसके बाद में 1958 में जब कोलिडा स्कूल में आप आ गए, तो जब यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई, हाँ, तो तब यहाँ फुटबॉल के कौन खिलाड़ी थे और कौन कौन अध्यापक थे जो फुटबॉल से जुड़े हुए थे? शुरुआत फूलचंद जी के बाद में कौन अध्यापक आए? फिर बाद में आशु सिंह जी नाम थे, कुदन के। फुटबॉल कूदड़ के। हाँ। और ये आशु सिंह जी शेखावत के बारे में बता रहे हैं। आशु सिंह जी शेखावत कुदन के थे और एक कोलिडा स्कूल में अध्यापक नियुक्त थे। फुटबॉल, बताइए आप। हाँ, फुटबॉल की देन उनकी है, इतने से कोला अच्छा, फुटबॉल खिलाड़ी। तो वो किस तरह से खिलाते थे? आपका तो देखा हुआ है, बच्चों को क्या कैसे तैयारी करवाते थे, क्या करते वो थे? टीम, 2 टीम बनाते अच्छा, और 2 टीमों को वैसे खिलाते, 2 टीम स्कूल की क्लास में 2 टीम बनाते, हाँ, और आधे आधे, और वो 2 ए और बी दोनों आपस में खेलते मिलकर, उसमें समय लगे होते अच्छा। फुटबॉल। और अब जो लोग ले आते हैं बॉल, उसको टाँका लगाते रहते, पंचर दाबते रहते, खेलते रहते हाँ, हाँ, हाँ। होते फुटबॉल के। तो वो स्कूल टाइम में खिलाते थे या स्कूल के बाद में? स्कूल टाइम बाद, अच्छा, स्कूल टाइम बाद। शाम को खिलाते कितने बजे तक, और कैसे? जब दोपहर का टाइम होता तो लड़के शाम को जाते, हाँ। और शाम का जब डे टाइम पूरा होता तब छुट्टी होने के बाद में स्कूल टाइम में दिख रहा था। तो जैसे मान लो गर्मियों में 12 बजे तक का टाइम होता था, तो वो यही रुकते थे क्या? वो यही रहते थे। अच्छा, शाम तक यही रुकते हैं। हाँ, और शाम को जब बच्चे आते तो उनको खिलाकर खिलाते, फिर कूदने जाते। फिर कहाँ जाते। देखो ये फुटबॉल की यहाँ पर जिन्होंने नींव रखी, उन्होंने कितना कुछ किया फुटबॉल के लिए। तो फूलचंद जी ने यहाँ शुरुआत करवाई, फिर कुदन के जो आशु सिंह जी थे वो यहाँ पर अध्यापक नियुक्त हुए। तो वो थी 6वीं 7वीं में वो चले गए सीकर। हाँ, और मैं चला गया लक्ष्मण, फिर डुलोद, अच्छा। और फिर बद्री जी डुलोद आ गए। तो उनकी नियुक्ति आपके साथ ही हुई थी क्या? नियुक्ति उनकी, उन्होंने वो 11वीं 12वीं और पढ़ी अच्छा। कॉलेज में। तो मुझे लग गया था शिविर के। अच्छा। उनकी 2 साल बाद लगी, लेकिन लगी मेरे साथ ही। हमने ट्रेनिंग साथ की, अच्छा। BSTC B.Ed भी एक साथ की, हाँ, हाँ। और एक साथ ही रहे। ऐसा सहयोग था। तो फिर आशु सिंह जी के बाद में नथु जी भी यहाँ पर आ गए। तो फिर फुटबॉल के मामले में कुछ जोर पकड़ा होगा कोलिडा वो के स्कूल? फुटबॉल की टीम, मतलब ऐसे जिला भर में, फिर नेशनल स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। खास क्वालिटी बनी नथु जी टाइम में। हाँ, हाँ। 10 टाइम थे, हाँ। लेकिन नथु सिंह जी उन्हें प्लेयर को जो तैयार किया वो उन्हें टेक्निक के हिसाब से किया। हाँ, हाँ। आशु सिंह जी पुराना आदमी थे ना, हाँ, हाँ। नथु जी को ट्रेनिंग के हिसाब से लड़कों को तैयार किया, और वैसे लड़के तैयार हुए। तो नेशनल स्तर तक खेले उनके नथु सिंह जी चले खिलाड़ी। झालावर तो ये, साहब, सुल्तान सिंह मोहन, ये जब मतलब एक शिवासर का था चलका, दोवाल के हमारी टीम में पालड़ी के बच्चे भी थे। हाँ, केवल इस गाँव की टीम नहीं थी, पालड़ी के, शिवासर के, जोगियों के वास के, हाँ। अरे विरोधी की स्कूल के तो टूर्नामेंट बाद में, ये राजस्थान गवर्नमेंट मिलने के बाद में शुरू हुए हैं। हाँ, हाँ। उसके पहले वो ठिकानों के स्कूल में
बड़ियों की स्कूल में, बड़ियों की स्कूल थी यहाँ प्राइवेट, हाँ हाँ। तो टूर्नामेंट वाली बात नहीं थी नहीं। तो फिर सरकारी हो गया, फिर उसके बाद में टूर्नामेंट शुरू हुए। बाद ये गवर्नमेंट टेक ओवर के बाद में सरकार ने की योजना थी ना टूर्नामेंट की, बाद में पहले टूर्नामेंट नहीं। तो बार टूर्नामेंट शुरू हुए, कोलिडा स्कूल की टीम जब खेलने जाती थी तो कैसा प्रदर्शन होता था? बहुत अच्छा प्रदर्शन, हाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन होता था, बहुत नथू सिंह के नाम से ही अच्छा होता था। अच्छा। कोटा की टीम बस लोग पहले से कोटा जीतेगा, कोटा जीतता, ये भी इसकी बात भी है। नथू सिंह टाइम की बात नहीं सर। हाँ 72 में B.Ed में नंबर आया। हाँ 72 में हम नथू सिंह जी, बद्री जी और हम तीनों यहाँ थे। और इंस्पेक्टर साहब यहाँ देखने के लिए आए स्कूल, क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा था ना। हाँ। खुद इंस्पेक्टर वाजपेयी जी इंस्पेक्टर थे, हाँ वो ठहर गए दोपहर में हाँ और हमको तीनों को बुलाया। हाँ अरे बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ कैसे बैठे हो, हाँ या तो ट्रेनिंग करो, हाँ जाओ बीकानेर, हाँ। नहीं जाओ तो तुम्हारा ट्रांसफर करता हूँ यहाँ से। तुम यहाँ से बैठे हो, इतने पुराने आदमी आगे यो घर पकड़ लिया, आगे कैसे बैठोगे? हाँ तो साहब नहीं जाओ तो अभी तो आपका ट्रांसफर करता हूँ। तो उन्होंने उसी समय हमारा तीनों का अपॉइंटमेंट कर दिया बीकानेर। तो बीकानेर फिर B.Ed किया। हाँ बीकानेर में भी वो नथू सिंह ने खेल में बहुत अच्छा दिखाया था, हाँ। खिलाड़ी ट्रेनिंग में भी। तो फिर B.Ed करने के बाद में वापस कोलिडा स्कूल में आ गए। और ना B.Ed करने के बाद में एक बार तो कोटा आ गए, लेकिन उसके बाद भी तुरंत ही बद्री जी को एडवांस बना के भेज दिया और मेरे को भी एडवांस बना के भेज दिया। नथू सिंह का सेकेंडरी में यहाँ से B.Ed तो फिर मिडिल स्कूल एक ही पोस्ट थी B.Ed की, हाँ चले गए यहाँ से। फिर कोशिश कर के यहाँ सेकेंड ग्रेड में वापस आ गए। हाँ। बाद में लेकिन 10वीं हम जब यहाँ से गए नहीं, फिर उसमें मिडिल स्कूल था, सेकेंडरी बाद में हुआ है। बाद में 10वीं हो गया। हम गए उस समय तीनों गए ना, हाँ। उसमें मिडिल स्कूल था ये, हाँ तो मिडिल स्कूल में B.Ed 3 कैसे रह सकते हैं। हाँ। बाद में बाद में कुछ समय याद तो नहीं मुझे, लेकिन बाद में ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी होती है वापस आ गए, खूब रहे। फिर वापस फुटबॉल शुरू हो गया। हाँ और फिर फुटबॉल वॉलीबॉल, फिर हमने फुटबॉल तो फिर छोड़ दिया, फिर हम तो जब हुआ शाम का वॉलीबॉल खेलने लगे। अच्छा, सब अध्यापक खेलते थे शाम को? कंपल्सरी था, कोई घर नहीं जा सकता। वॉलीबॉल दिन सुबह जाओ सब, अच्छा। ऐसा दिन सुबह से पहले ऐसे नहीं कि साहब घंटे हो गई ये जा रहे हैं, हाँ सबको रहना पड़ता खेल में। इतना अच्छा। खेल का रुचि था, जितने बाहर गाँव के सब रहना पड़ता। गाँव वाले रहते रहते बाहर के भी रहते थे, वो भी रुकते थे और शाम को वॉलीबॉल खेलते थे सब, बाकी बच्चे फुटबॉल खेलते थे, है ना। तो आज की तरह की भागदौड़ वो नहीं थी। जमाना ही दूसरा याद है। तो गुरुजी आपने ये तो आपके शिक्षा जीवन की बात हो गई, और फिर ये आप रिटायर्ड यहीं से हुए थे ना? हाँ रिटायरमेंट यहीं से लिया था ना? नहीं, रिटायरमेंट मिले राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोठड़ा बोखरान, गोठड़ा बोखरान। यहाँ से मुझे फर्स्ट ग्रेड देकर के एडवांस बना दिया दाताराम उर्दछिल में, अच्छा। बोर्डू के पास। हाँ और बोर्डू के पास से मैं जब 12 महीने रहे, हाँ। 12 महीने पहले गोठड़ा बोखरान आ गया। नहीं तो वहाँ से रिटायर हुए। कौन से सन में रिटायर हुए थे आप? रिटायर हुआ मैं 1994 1994 में। 31 अगस्त 1994। ये तो आपके शिक्षा जीवन की बात हो गई। अब क्योंकि आपका कल्चरल प्रोग्राम में बहुत अच्छा रुझान था, तो कुछ ऐसे कल्चरल में आपने क्या क्या करवाए? कोई नाटक, ऐसे कार्यक्रम क्या क्या हुआ? कल्चरल प्रोग्राम जैसे नथू सिंह जी ये करते हैं ना फुटबॉल में हाँ तरक्की, हाँ। वैसे मैंने कल्चरल प्रोग्राम संभाल रखा था। और इस मिडिल स्कूल में 57 से लेकर 72 15 साल कल्चरल प्रोग्राम में संगीत, नृत्य और बहुत थे हुए। तो मैंने बच्चों को ऐसा तैयार किया, हर साल जिला स्तर पर विजयी होकर हमारी टीम आती थी। अच्छा, अपने तो स्कूल में मैंने
2-3 तो नाटक किए। कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज पृथ्वीराज नाटक किया। कौन से साल में किया था? और उस पृथ्वीराज ने 1962 में 1962 2 नाटक किए थे। और 15 अगस्त 26 जनवरी को कल्चरल प्रोग्राम में सामूहिक रूप से गाँव को बुलाते हैं वहाँ। हाँ हाँ। दिन को करते ही रात को और करते। बच्चे पहले गांव में निकालते पूरे में, स्कूल से गांव में जैसे निकालते थे फेरी। हाँ। बात निकाल ड्रम बजाते थे साथ में, ड्रम के साथ करते थे। हाँ गाँव में। और फिर वहाँ पर कार्यक्रम होता था। फिर वापस जाकर कार्यक्रम आना। हाँ। पहले गांव में उसको प्रभात फेरी बोलते थे। प्रभात फेरी 15 अगस्त 26 जनवरी को दोनों कार्यक्रमों पे होता था, है ना? पूरी स्कूल में स्टाफ, अच्छा। मैं बच्चे हाँ सब ड्रेस में। हाँ। वो खैर उसमें गरीबी थी। हाँ। तो ड्रेस एक सी तो नहीं थी, लेकिन वैसे ड्रेस कंपलसरी थी, सब ड्रेस में आते। हाँ। बहुत पूरे गांव में लोग देखने के लिए आते हुए इधर भाई मारी है। हाँ। तो अच्छी तरह से मुझे अच्छी तरह से याद है। अब एक घटना बताऊँ आपको। 5 वर्ष का था मैं, और वो घटना मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसी जैसी हुई है। एक दुर्घटना थी वो। उस समय गांव में ये पानी की व्यवस्था जोड़ों से होती थी। अच्छा, जोड़ों का पानी पीते थे? जोड़ों से पानी पीते थे। कुएं भी नहीं होते थे क्या? हाँ, या तो मैं ये तो कुएं चौवासा में तो चर्च वाली वो स्कीम बंद रहती। चौमासा में नहीं लगाते थे? और या तो निकालो। हाँ। पानी बरी से। हाँ। नहीं जोड़ से भर ले वो। हाँ। तो मेरी भाण इंदिरा नाम थी। अच्छा। पकौड़ा जोड़ा है इधर। हाँ हाँ। उस पकौड़ा जोड़ा में मैं भाई के साथ चला गया। हाँ। भाई अंगुली पकड़ के ले गई मुझे। हाँ। अरे जोड़ा पूरा पानी का भरा हुआ था। हाँ। भाई वो घड़ा भर रही थी और मैं उस जोड़े में फिसल के गिर गया। पता नहीं कहाँ गया। अच्छा। अब मुझे वो याद आया कि मैं जोड़े में गिर रहा हूँ, ऐसे गिरा था, ऐसे पानी में गया। वो दिमाग में मेरे अब भी है। अब कौन निकाले? तो उस समय बचाने वाला भगवान है ना। एक चुनलाल नाम का चौधरी जाट था, वो नहा रहा था। अच्छा। वो साहब कूदा और मुझे बिल्कुल चोटी में से निकाल के लिए आया। मेरे अंदर कोई पानी की एक बूंद भी नहीं गई। अच्छा। तो इसलिए बताना चाहूँ आपको कि भाग्य में लिखा होता है भगवान बचाने वाला। मैं इस बात को तब से मानता हूँ। उसके बाद दूसरी घटना और भी, वो भी मुझे भगवान ने बचाया। अब मैं परशुराम द्वारा बताऊँ आपको, गया ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ। तो हमारा वो परशुराम द्वारा पहाड़ों में था। हाँ। और चारों मेरी बावड़ी थी। तो मैं यूँ अकेला ही चला गया, एक गिर गया। उस समय मैं 18 साल का था। 18 साल के थे? अच्छा। बावड़ी मुझे तैरना आता नहीं। हाँ। उसमें 18 साल का। हाँ। अब बचाने वाला भगवान है ना। हाँ। उसमें कोई एक बूढ़ा आदमी बैठा था वहाँ। अच्छा। वो भी कूद के पड़ा, मुझे पकड़ लिया। हाँ। मैंने उसी जनेऊ पकड़नी चाहिए। अरे बोले भैया तू मेरी जनेऊ मत पकड़, नहीं तो तू डूबेगा और मुझे ले जाएगा। तू तो बस छोड़ दे अपनी स्त्री को। वो मुझे लिखा के पार ले गया। ये दोनों घटनाओं से मैं मतलब ऐसा याद चित्त मेरे ऐसा कैसा याद है। तो शुरुआत में बता चुके हैं कि गुरुजी की याददाश्त बहुत तकड़ी है 88 साल की उम्र में। और सारी घटनाएं आप देख रहे हैं कि इतना हूबहू बता रहे हैं जैसे आजकल या परसों की बात हो। तो इतनी याददाश्त तकड़ी है गुरुजी की। तो गुरुजी कोई ऐसा कार्यक्रम, जैसा मान लो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, कोई नाटक किया, तो उसमें आजकल तो जैसे गांव में प्रोग्राम करते हैं तो काफ़ी प्रचार प्रसार का बहुत सिस्टम होता है और लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े माइक लगते हैं सारे। तब क्या होता था, कैसे कार्यक्रम होते थे? उस समय माइक तो था। अच्छा। लेकिन वो माइक स्टेज माइक को एक माइक लगाया, वो माइक काम आज तो सब माइक हाँ। तो एक नाटक में माइक था ही नहीं। जो नाटक किया जब नॉर्मल ने बोला स्टेज माइक है, वो स्टेज पर लगा दिया। और उस समय मैं 2-3 पार्ट थे मेरे। और बद्री जी खास कर नाटककार थे, बद्री जी। हाँ। इनका नाटक हाथ से बनाया हुआ। बद्री जी ने लिखा था? कौन सा नाटक है?
पृथ्वीराज बद्री जी ने खुद लिखा था। हाँ, वो किताबी सहायता से खुद लाया था। हाँ, और बाहर से कलाकारी नाचने वाले बुलाते थे हम। अच्छा। और तो बाहर वालों ने मेरी नाच पसंद करी। बोला साहब आप तो वास्तव में नाचने वाले हो। तो मैं नाचता था। हाँ, और वो बाहर गाँव से कलाकार है, नाचने वाले कलाकार आते, हाँ, तो उनको बुलाया था। हाँ, नाच वाले कलाकार ऐसे थे साहब, वो जो 2 तख्ते हैं, हाँ, चलते में 2 नाचने को, एक तख्ते पर से कूद कर दूसरे तख्ते पर चढ़ा। अच्छा। नाचते नाचते हाँ, बीच में खाली जगह। हाँ, बीच ऐसे- में गए ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे नशे थे, उनके साथ अब नाचे हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम नाच सदैव नाचा हूँ। जी की शिक्षा विधि के अलावा एक ये पहचान भी रही है कि गुरुजी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और में नाट्य भी किए हैं, नाचा भी इन्होंने बहुत सारे नाटक नाचा। अब तो नाचता हूँ, अभी गुरुजी अभी नाचना नहीं छोड़ते। जब कई कार्यक्रम होता है इनको बुलाते हैं तो अभी भी ये नाचना शुरू कर देते हैं और भजन अभी भी गाते हैं। प्रति हुआ था। ये कौन से साल में हुआ था आपको याद? उसके 2 साल बाद में तो पहला तो नाटक हुआ था, ये एक तो ये महावीर जी नाम थे उनके, इसमें वो रंगमंच पहले तो हमने रंगमंच में बुलाया, ऐसे ही दूसरे रंगमंच बना लिया। अच्छा। दूसरा रंगमंच किया, अब भी शायद होगा है। महावीर। देखो उस नाटक में इतना वो प्रचार प्रसार नहीं, हमारे पास माइक था नहीं, कोई पॉपुलर थे, लेकिन इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड पहले ही था। ग्राउंड पूरा भर गया बाहर गांव के लोगों से, इतने लोग इकट्ठे हुए। मैं बड़ा ताजुब करता हूँ, उस जमाने में 2-2 कोस से पैदल चलकर नाटक हम होते नहीं थे। तो नाटक सुन करके साहब पूरा मैदान फिट भर गया, खचाखच भर गया। और पूरे मैदान में बिना माइक हमारी आवाज़ सब तक पहुँची, माइक ही नहीं है। तो आज देखो ये सारी चीज़ें पुराने और अब से तुलना करें तो ये कितनी अजीब बात है कि आज जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो हर व्यक्ति के पास माइक होता है। और उस जमाने में फुटबॉल का मैदान कोयना का उसके एक छोर पर जो उसका लंबा हिस्सा है उसके गोल पोस्ट की तरफ ये रंगमंच बना हुआ था। और गुरुजी कह रहे हैं कि जब वो नाटक हुआ तो पूरा मैदान, फुटबॉल का मैदान खचाखच भर गया। और उसमें बिना माइक मतलब पूरे मैदान के उस छोर तक लोगों तक ये कलाकार अपनी आवाज़ पहुंचाते थे। तो कितना ज़ोर से इनको बोलना पड़ता था, कितनी रोचक बातें होती थी, आप समझ सकते हैं। और प्रोग्राम किया मुझे संगीत का प्रोग्राम है ना, होता है ना जैसे धार्मिक प्रोग्राम। तो बहुत गाँव में गया हूँ, कई गाँव झूठ जिले में हरियाणा बॉर्डर तक गया हूँ। और इधर चूरू जिले में भी चूरू जिले सीमा तक गया हूँ। इधर रिंग्स तक गया हूँ, बहुत गाँवों में कई बार। भजन मंडली किसी गांव में नहीं थी, भजन मंडली कोयडा में उस समय भजन मंडली थी। और हरियाणा वो मंडली का कारण था, हरियाणा के पंडित लोग यहाँ कथा वथा बांटने के लिए आते थे। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ वो संगीत मंडली शुरू कर दी। तो ये जो कुआं है ब्राह्मणों पुराना कुआं, हाँ, उसके नीचे गुब्बारिया है, वो था, वो भजन मंडली। उसके बाद में अब जहाँ गणेश जी का मंदिर है वहाँ हमारी यहाँ थी मंडली का था। फिर उसमें वहाँ क्या कोई और ने वो मोटर लगा जी ने वो छोड़ दिया और यहाँ आ गए। भजन मंडली का मकान बहुत पुराने समय से था। पोखरदास जी नाम था, अंधे थे वो। हाँ, उनके बारे में बताइए, पोखरदास जी के बारे में। वो पोखरदास जी अंधे थे, लेकिन बुद्धि इतनी तेज थी कि कितने भजन याद थे उनको। अच्छा। बस उन सुन के याद कर लेते। और बाजा अच्छे थे, बहुत सुंदर बजाते। और स्वर बड़ा तेज था उनका, ऊंचे स्वर में बोलते थे ना। हाँ, स्वर ऊंचा था। पोखरदास जी भजन मंडली, पोखरदास जी नाम था, खाती थे वो। जांगीड़ परिवार से थे पोखर राम जी। हाँ, वो जब जीवते तब तक तो उसको छोड़ा नहीं, और वो मरते छोड़ा लिया, फिर इसलिए मैं आ गया। फिर यहाँ मकान बना लिया ना। हाँ, फिर हमने रोजाना डेली रात को भजन बोलते, 4-5-7 आदमी थे हम। कौन कौन थे आपके साथ में? महावीर जी,
एक जेठी है सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी रोज आते थे क्या? हाँ, करीब करीब आते, हाँ करीब करीब। हाँ। एक थानेदार जी नाम था आपके परिवार में, गणपत राम जी। गणपत राम थानेदार, हाँ। वो पक्के इस मंडली के पक्के आदमी है। अच्छा। थानेदार जी के उनका नाम थानेदार था। हाँ। वास्तव में नाम गणपत जी था, उनको थानेदार जी ये नाम से बोलते थे। ढोलक बजाते वो हाँ। और टेर उठाते थानेदार पैर भी उठाते थे। हाँ, थानेदार जी अच्छे संगीत के थे, हाँ टेर उठाते और ढोलक बहुत बढ़िया बजाते। हाँ थानेदार जी एक रावत सिंह नाम था, हाँ। एक रामू भाई नाम था। हाँ। और थानेदार जी पता नहीं कल ही मेरे याद आया यार, वहाँ थानेदार जी था आज बिरला आ गया थानेदार का। थानेदार पर बहुत प्रेम था थानेदार जी के साथ, उनको नाम है थानेदार जी। हाँ, थानेदार थे वो, मंडली के पक्के वो प्रमुख संस्थापक मूल थे मंडली के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो आपके संगीत की बात हुई। तो एक पुराने ज़माने और अब के ज़माने में जब तुलना करते हैं, मान लो पहले का जीवन कैसा था और अब क्या बदलाव हो गया है क्या किसमें? जीवन में, आदमी के जीवन में? जैसे आपके समय में जो चीज़ें थी, आज काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा है मूल रूप से लोगों के रहन सहन में, आपसी व्यवहार में, संबंधों में? बहुत फर्क पड़ा साहब। उस समय एक तो मतलब प्रेम था आपस में, जैसे आपका प्रेम मेरे यहाँ तो आप आए ना। हाँ। उस समय आदमी आपस में लोगों में प्रेम बहुत था। अच्छा। एक मेल जोल था, एक दूसरे की सहायता तुरंत करना, ये था। और अब चीज़ें बदल गई अब हैं। जमाना स्वार्थ आ गया। स्वार्थ है तब तो मेल जोल है, हाँ, हाँ। स्वार्थ नहीं है तो मेल जोल नहीं है। कोई नहीं संभालता। हाँ। हाँ। तो उसमें ये बड़ा दया भाव प्रेम ये था। अब तो सब कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल। तो जब आप मान लो 5, 7, 10 साल के थे तो मकान तो कच्चे ही होते बिल्कुल कच्चे आदमी, पक्का मकान तो बहुत मुश्किल से कुछ देखने को था। हाँ और करीब सब के मकान कच्चे हाँ ले लगाते। हाँ और घरों को आगे या तो बाढ़ होती हाँ और या डोली निकाल लेते। हाँ। फिर ये बात नहीं है कि अपना गांव समर था, हाँ। जल्दी ही मतलब ये मकान हमारी जमीन का पहला और ज़्यादा गरीब की तरह कच्चा। तो एक जैसे एक चीज़ है कि कोलिडा के लोग हैं, ज्येष्ठ की अमावस को जो जोड़ा खोदते हैं, हाँ, उस के पीछे की क्या कहानी है? अब इसके पीछे साहब वो बाबा जी अच्छा ने गांव में लाए लागती बहुत पहले। अच्छा। 5-7 घर में लागती आशा लगाती में, असोज कहते में। हाँ। या लागती जेठ में। अच्छा। बाबू जी मेरे हाथ तो करे उन्होंने कर रखा था। हाँ बाबू जी बोले भाई वो जोड़ो खुदो माओस ने हाँ। कौन सी माओस आवे जेठ की। जेठ में। हाँ। तो बाबू जी गाँव में बता गया। हाँ अठीका रिगस खानी कहा गया वो जी। अच्छा। नया गाँव वाले वो जी हमारे गाँव में लाए लगे। हाँ आपस से लाए लाग कम। हाँ। बाद में हाँ कम। हाँ। तो ये जो बात आप मेरे याद आवा कि मैं छोटा जो थी जोड़ो खुद तो आया है। हाँ। तो गुरुजी अब भी परंपरा है, हर गाँव में तो जाए अभी। तो जैसा गुरुजी बता रहे हैं, ये जो जोड़ा खोदने वाली बात है उसके बारे में मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि कोलिडा गांव में एक बहुत पुरानी परंपरा है। ज्येष्ठ की अमावस को लोग कोलिडा के जो स्कूल के पास एक जगह है, वहाँ पर ज्येष्ठ की अमावस को सुबह सूर्योदय से पहले लोग जाते हैं घर से परात फावड़ा लेकर, और हर घर का कोई न कोई एक आदमी जाके और वहाँ से कम 7 परात मिट्टी की खोद कर बाहर डालता है। तो ये परंपरा आज भी कायम है। 7 परात जरूरी हुए। कम से कम 7 परात, और ये परंपरा आज भी चल रही है। हालांकि काफ़ी लोग खेतों में रहने लगे, उसके बावजूद ये परंपरा आज भी अपने कोलिडा गांव की जो गिंदड़ है। हाँ? गिंदड़। हाँ ओहो गिंदड़ तो था पुराने ज़माने की। गिंदड़ का गौरिया बूढ़ला, हाँ 12 पहले बूढ़ला। हाँ। गिंदड़ का था और 1, 2, 3 चक्री, और तो एक चक्री थी। हाँ, हाँ। 3 चक्री था गिंदड़ को। गिंदड़ काम तो होदर को अपने गाँव को। हाँ। गिंदड़ का काम दो बड़ो प्राचीन समय में।
तो कितने दिन गलती है आपने कोल्डम कितने दिन जगह आई खिचड़ी हमेशा ये स्थान था ना। आज बहुत बहुत गलती प्रसिद्ध की पड़ रही है। अब तो बहुत ज़्यादा घर है बीटे बहुत काटता हुआ नाच जाता नाच जी लगा राख लगाम राख भगाई था कोई बुरा नहीं मानतो। अच्छा राख भगाई था गिन गलती था गिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो 10 दिन गिन गलती कम से कम 10 दिन। तो अब तो माइक करते हैं इतनी रोशनी की व्यवस्था करते हैं, पहले क्या होता था? माइक कोरियो नगाड़ी बोलता खाली नगाड़ी और रोशनी के लिए रोशनी पवार चतुर्बाजी जी क्योंकि वाली जो सुधी बाबा है ना चांद का तो वो चांद में ही रोशनी चांद की चांदनी में चांदा तेरी चांदनी में चांदा तेरी चांदनी में मेरी बेटी एक पुरुष एक स्त्री एक यही अति मेरी बेटी अच्छा थोड़ा लुगा मोटार मेरी बेटा भीड़ होती है खूब भीड़ बहुत होती अच्छा लुगा नावड़ती को नहीं ताकत छूत रहा पर बाबा सिंदूर और मतलब यहाँ आंगले देख हो जाती अच्छा। अति भीड़ होती देख बड़ाई भीड़ होती बहुत भीड़ हो जाएगी और गुहारी होगी तेरे को। गुरुजी केवल शिक्षाविद नहीं थे, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते थे, गुरुजी धार्मिक भजनों के भी बहुत अच्छे कलाकार थे। और मैंने सुना है इनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन है कोडम दे। तो मैं आपको गुरुजी कोडम दे याद है? हाँ याद है कोडम दे याद है। तो हमारे दर्शकों को सुनाइए जैसा आप बहुत अच्छे ढंग से जिस तरह से बाजे के बिना वो थाक पाक तो नहीं बैठ दूंगा सुनाओ। बाजे के बिना तो मजा है ना क्या है। तो उसका मुख्य बोल है पीवरी है नए छोड़ सासरे चाली बाई को डम दे बाकी कोर गले जारी चली संगपति कह दे को डम दे ओ को डम दे ओ है मुख्य बोल ही हो। अब कोडम दे फिर छोड़ सा रखना जाए है सकाई करती कोडम दे की लेकिन कोडम ने पसंद करी अभ्या मान दियो कोडम दे आपकी उदास हो और ऊपर माली उदास होगी। बापू से बोली बेटी क्या बात है बा बेटी बताओ कोनी जहाँ बा माँ बास की गुआड़े की टावरान लेवा छोरिया में भाई भाइयों थे पूछो ना इनके तकलीफ है जो भाई आए हैं और पूछे हैं अरे भैना प्यारी वो खास बात बताऊँ भैया शब्द कहता हूँ खास बात बोलो। मैं पूछे लड़की भैना प्यारी हे राज दुलारी हम पूछे सखियाँ सारी बताओ थारे मन डारी बात भैना की करे मूलशो थारो गात ओ भैना की करे मूलशो थारो गात। तो कोडम देखे पूछे लगी नींदन आवे तन भूखन लागे नींदन आवे तन भूखन लाग तू सोच फिकर क्या रो कर राख्यो काई कमी है थारे मायरे बाप के तू मन छोटो क्यों कर राख्यो ये बना के तेरे लागी चिंता भारी बोलो राजा कुमारी पूछे सारी ए राज दुलारी बताओ थारे मंडली बात बता तेरे मन की बात। तो कोडम देखा है मत पूछो मारे मन डेरी बाता अरे मन मगरा में अटके रहो मन मिले का मीत मिले बिन जीव झंझट में लटके रहो अरे या मेरे लगी चिंता भारी बोली राजकुमारी सुन लो सारी गावे है बनवारी बता दी मनडारी बातें गादी गावे है बनवारी बताई बोले भट्टे सा का एक रूम बोले आँखें दो भाई चाल बार था तेरे पिता के ना मेरे कैसे तेरे बाप ने तो बा
कोडम दिसाल है सखी सहेलियां रे संग में जी कछु मुझसे काती कछु डरे पाती गई गई बाबल रे दरबारी कोड में दे और पहुंची पहुंची बिरो सारे द्वार हो कोड में दे पूछ गई। मैं बोला कि भाई क्यों? मैं बता दी बोले अब आता है कि क्या करो जी मंजूर को नहीं आग बताओ देखकर सगाएगी। और ये बोले भाइयों थे तो क्या ही वो राजा बिन डट जाओ मां तो मार गया ऋषि वो। तो बोले जो कुछ भी हो बेटी को रखना है तो बोले जाओ भाई बेटी तुझे बताया। तो फिर साधु सिंह ने निमंत्रण भेज दियो। ओ पाखा बाहर आयो माता बहन सुनावे यूं मारी कुखी सराय जे रे बाला मेथान सखरी घूटी तेजे कटारो नालो मोड़ो नालो मोड़त बोलियूं बैरारी फौजा में मारा वाला शीशी काट गहरे लाइए तू अरे मायड़े बहने सुनावे मेड़ी चढ़कर थाल बजायो थाली में पेट्रोल बजना मेड़ी चढ़कर थाल बजायो थाल बजंता बोली यूं ढोला रे ढम के मारा वाला आरत डोकर वाइये बाँ सब कुआ आई ने बाँ ऊपर बालो चूख बाँ ऊपर बालो चूख दूध चूखावत बोली यूं धोले दूध में कायर तारो कालो दाग न लाइए कायर था वो कालो दाग न लगी दूध धोला है मेरा बेटा जा अरे सादा कट गायो अरे परण पधारो रईवर कोडम देरो प्यारो राज ब्राह्मण आयो रईवर कोडम देरो प्यारो राज प्यारो सिरदार बनी जिन कोडम दे मन भायो राज ऐसो हटीलो रईवर कोडम दे मन भायो देखे धन्य धन्य तेरे माता पिता को हो धन्य धन्य तेरे माता पिता जिन ऐसी कोख कमाई राज ऐसो है टीलो रही भर कोडम देरो धन्य हो तेरे माँ बाप ने तेरे जान की कोख पैदा हुई और तुम हटी हो। धन्य धन्य तेरी बहन बुआ ने धन्य धन्य तेरी बहन बुआ जिन्हें तन्ने गोद खिलायो राज ऐसो है टीलो रही भर कोडम दे मन भर तेरी बहन भाभी धन्य ही तने गोद खिलायो यहाँ को ऐ राइवर मारे कोडम दिखायो धन्य धन्य भाई कोडम दे जिन्हें तुमसे सोबर पायो राज ऐसो है टीलो राइवर कोडम दे मन भायो। इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प घटना है। 1972 में ट्रेनिंग करूँ 73 में आयो और 73 में ट्रांसफर खुदर कर दियो पोस्टिंग खुदर करी खुदर में घनश्याम जी प्रिंसिपल वह जाता ही मैंने 10वीं में मतलब हिंदी का पाठ पढ़ा रहा मार दिया मुँह पढ़ा प्राइमरी स्कूल ने 10वीं में हिंदी का पाठ देखी को नहीं पा मारा गया दोनों पढ़ाई प्रिंसिपल के जहाँ अभी मैं क्लास में गया जहाँ तो वह कोई हिंदी का पीरियड है जहाँ वो भी मैं हिंदी के पीरियड में हिंदी कोई किताब में कोडम जो को पाठ अच्छा वो कोडम जो पाठ गाल क्या पढ़ा दिया वो कोडम जो पाठ पढ़े मैं पीठ लागो बोले गुरु जी पढ़ाया जाओ पाठ बहुत लंबो हो पूरा 2 पीढ़ा का मैंने वो पाठ पूरा कर दियो और मैं सफलतापूर्वक धन्यवाद थोड़ा विकलास वाला राजी होगा और मेरे 10वीं बनते पाठ नमस रात ना तो कोडम ने बना दी हिंदी पाठ हो
उन्नीस सौ बहत्तर पाठ्यक्रम में अच्छा 72 का पाठ्यक्रम में कंपलसरी हिंदी में कंपलसरी में। तो जरा पहली चोट जब पढ़ायो जरा बाद में रात नहीं बना लियो। रात नहीं पढ़ा लोग पढ़ा था खरीदने लग गया। हाँ खैर शुरुआत कर दी। अब ये दिलचस्प पकड़ में ये पढ़ाया बोल भी बोल लिया ये से हो भी हिंदी में आज वो हिंदी राज्य मारवाड़ी यहाँ कभी को रिटायर आयो महात्मा बिरजू प्राणायाम और योग बड़े बाबूजी हाँ बाबूजी हम रहता मैं बोले बेटा बोले प्राणायाम कर तू योग कर हम योगा मेरे किताब है योगा की मैं कोई गुरु को बनायो यहाँ भावना जी भी मैं योगा भी मैं प्राणायाम और प्राणायाम की वजह से ही मैं स्वस्थ हो अति उम्र मेरी पाई है। सेहत मेरा चला मिले पुराने जमाने का गुरु जी थे मानो 8 ही पढ़ा था बया पढ़िया हो यहाँ ख्याल लोग दांत भी पड़ गया बंदा तो बेचारा खूब आखे भाई मिलना चल गुरु जी थे बया बढ़िया हो। तो देखो गुरु जी कह रहे हैं कि 88 साल की उम्र में आज भी स्वस्थ हैं। इसके पीछे योग प्राणायाम एक बहुत बड़ी वजह है और नियमित रूप से आज भी योग प्राणायाम करते हैं। मैं गाने में आते अच्छो याद है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि बोलती धरती चैनल अब केवल छोटे छोटे समाचारों का चैनल नहीं रहेगा। अब इस चैनल पर अपने चैनल पर नियमित रूप से ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू इसी क्रम में आपके साथ हमने बहुत सारी लंबी बातें करी, आपने देखी होंगी, बहुत ही रोचक बातें भी आपने बताई। बनवारी लाल जी दादी से आपको रूबरू कराया और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बोलती धरती चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो यूट्यूब पर आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले और आप तुरंत वो वीडियो देख सकें। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, बहुत ही रोचक चीज़ें आपको, पुरानी बातें। आज गुरुजी ने बहुत सारी पुरानी बातें अपने गांव के बारे में, गांव के पुराने जीवन और अब के जीवन, ये केवल गांव से संबंधित नहीं है, सबसे संबंधित है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरुजी ने बताई। बहुत अच्छा आज की बातचीत रही। आपका दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।